हाँ जी। तो देखो, टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट। आज का बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया, बिल्कुल नई क्लास चला रहे हैं। तो कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आने की, है ना। लाइव क्लासेस काफी अट्रैक्टिव भी होती हैं और उसमें इंटरेस्ट भी काफी बना रहता है। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास लेने की। और रही बात जिनका कोर्स पीछे वाला रह चुका है तो वो उस पर ध्यान दो, लेकिन जो भी नई नई क्लासेस चल रही हैं जैसे स्टैट्स और टेस्ट एंड मेजरमेंट हमारा नया शुरू हो ही गया है, तो लगभग सबके लिए नई है। तो कोशिश करो उसमें लाइव रहने की, है ना। चलो, तो बात कर रहे हैं किसकी। आज हम टॉपिक हमारा है टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट और इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जिस किताब से मैंने पढ़ा है, मैंने एक बुक रेफर करी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और वो मेरे ख्याल से वो बुक काफी सफिशिएंट है। उसके अलावा दूसरी बुक कोई मुझे उतनी अच्छी भी नहीं लगी, और मुझे लगा भी नहीं कि उससे ज्यादा कोई दूसरी बुक जरूरत पड़ेगी इस लेवल के लिए जिसमें हमें समझ में आ जाए। कहने को टेस्ट एंड मेजरमेंट की और भी बुक्स हैं, पर हर एक बुक स्पेसिफिक है। जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट की बुक अलग है, बायोमैकेनिक्स के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट की बुक्स अलग है। तो अलग अलग रेफरेंस के तौर पे अलग अलग बुक्स हैं, है ना। तो उतना अभी जरूरत नहीं है जाने के लिए। जब तुम्हारा कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन हो किसी फील्ड में, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हो, या फिर बायोमैकेनिक्स में हो, या फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हो, या फिर कैनेंथ्रोपोमेट्री में हो, किनेसियोलॉजी वगैरह में, तब मुझे बताना। तो मैं बुक में तुमको बताऊंगा कौन कौन सी बुक से तुम पढ़ सकते हो, है ना। अभी तो मैंने भी किसी बुक से नहीं पढ़ा, सिर्फ एक बुक रेफर करी है मैंने। अब वो बुक सच में सफिशिएंट है। काफी चीजें उसमें से फंडामेंटल हमारा बेस क्लियर करने के लिए काफी अच्छी बुक है ना। और अच्छी बात ये भी है कि वो एक इंडियन ऑथर की बुक है ना, जो कि बढ़िया है, बढ़िया बात है। खैर, स्टार्ट करते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इवैल्यूएशन में। तो उस बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है वो डायग्राम। अच्छा लगा मुझे जब मैंने उसको देखा था। और ये पूरी तरीके से कहानी बता देता है कि टेस्ट एंड मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या, है ना। टेस्ट एंड मेजरमेंट की कहानी पूरी बताता है ये। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट है क्या। हम तीन हिस्से करते हैं, एक, दो, एक, दो, तीन। यानी कि वो फल है ये क्या हमारा यहाँ फल मिलता है हमें, ठीक है। ये हमारी जड़ें हैं, यानी कि बेस। जड़ के बाद हमारा क्या आता है, हमारे आते हैं ब्रांचेस, है ना। हमारा बेस जब क्लियर होगा तो उसके बाद ब्रांच निकलेगी, ब्रांच के बाद फिर उसके और ब्रांचेस निकलते हैं, पर यहाँ पे फल मिलता है, ठीक है। तो उसको मैं बोलता हूँ रूट है ये, इसको रूट बोलेंगे। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूं, स्टेम बोलूं। स्टेम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अगर ट्री के पेड़ को क्या बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं देख लेना, बोल रहा हूँ मैं। और ये क्या है, ये पूरा आपका ब्रांच है, ऐसा कर लेते हैं। तो होता क्या है टेस्ट एंड मेजरमेंट एवेल्युएशन, ये सीक्वेंस है एक तरह से, समझ लेना ऐसे ही। कि टेस्ट हमारा रूट होता है। टेस्ट क्या होता है, ये हमारा रूट होता है, टेस्ट, ठीक है। मेजरमेंट हमारे स्टेम्स होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, शायद स्टेम ना हो, है ना। स्टेम ना हो, एक बार देख लेना। ओके, आवाज आ रही है मेरी, मुझे लग रहा है मेरी आवाज चली गई। आ रही है। हेलो, 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 बोलना जरा दोबारा। आ रही है। अरे, अरे बीच बीच में कॉल गुस्सा दिला देते हैं यार, मैं बार बार फ्लाइट मोड ऑन करना भूल जाता हूँ। मेजरमेंट, ठीक है। स्टेम क्या है, मेजरमेंट। एक बार देखो ना क्या बोलते हैं इसको यार, मेरे को चिढ़ हो रही है अपने आप से, मेरे को याद नहीं आ रहा तो। और इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हमें क्या देता है, हमें फल देता है। इवेल्युएशन क्या देता है, हमें फल देता है, रिजल्ट देता है ना। तो टेस्ट है, मेजरमेंट है, इवेल्युएशन है। इसमें सबसे बेसिक क्या चीज है, सबसे फंडामेंटल क्या है, देखो ग्राफ से समझ में आएगा, मतलब ये डायग्राम से समझ में आएगा कि सबसे फंडामेंटल क्या है टेस्ट एंड मेजरमेंट इवेल्युएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टेस्ट। अगर हमें किसी चीज को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हमें टेस्ट और मेजरमेंट लेना पड़ेगा, टेस्ट और मेजरमेंट लेना पड़ेगा, है ना।
तो एक सवाल आता है हमारे फील्ड में कि ये तीनों किसके पार्ट है। मतलब एक ऐसा सवाल आता है, तुमने शायद सुना होगा, तुमने देखा भी होगा, लगाया भी होगा, और तुमने उसको रटा भी होगा, है ना, जैसे मैंने भी रटा था इसको। ठीक है। और खैर देखो, इसमें पूछा जाता है कि इवेल्युएशन जो है वो मेजरमेंट, इवेल्युएशन और मेजरमेंट जो है वो टेस्ट का पार्ट है, टेस्ट जो है वो इवेल्युएशन और मेजरमेंट का पार्ट है ना, या फिर टेस्ट और मेजरमेंट है वो इवेल्युएशन का पार्ट है। मतलब टेस्ट जो है वो इवेल्युएशन और मेजरमेंट का पार्ट है, या फिर टेस्ट मेजरमेंट जो है वो इवेल्युएशन का पार्ट है। तो ये सवाल तुम्हारे मन में, तुम्हारे क्वेश्चन में मतलब तुम्हारे जब भी तुमने एग्जाम दिया होगा तो आया होगा इसका सवाल, है ना। तो आंसर क्या रहता है जनरली, आंसर कौन सा रहता है इसमें से, तुम में से किसी ने तो दिया होगा। इसका आंसर क्या है, ए बी सी या डी, सॉरी ए बी या सी, कौन सा आंसर है? सी। सी सर। सी आंसर है, जनरली ज्यादातर सी आंसर दिया रहता है हर जगह, है ना। किस सेंस में दिया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि बेस हमारा क्या है, टेस्ट। तो उस हिसाब से तो ये दोनों इसका हिस्सा होना चाहिए, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जड़ है, यानी कि ये फंडामेंटल है, और जो जिस जड़ से बाकी चीजें निकली हैं तो उसका हिस्सा ये होना चाहिए। तो एक्चुअल में रिलेशन मेरे ख्याल से ये निकलना चाहिए इसके हिसाब से, है ना, कि टेस्ट जो है, इवेल्युएशन और मेजरमेंट जो है वो टेस्ट का हिस्सा है। पर अगर हम बात करें ओवरऑल इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेने के बाद हम उसका करते क्या है, टेस्ट से हमें मिलता क्या है। हम किसी चीज का टेस्ट लेंगे तो हमें उसके उसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू हमें कुछ डेटा मिलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसको हमने क्या बोला, उसको हमने मेजरमेंट बोल दिया। और उस मेजरमेंट के आधार पे हम कुछ चीजें इवेल्युएट करेंगे। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जा रहा है, पहले टेस्ट होगा, फिर मेजरमेंट होगा, फिर इवेल्युएशन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले इवेल्युएशन, मेजरमेंट, फिर टेस्ट। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है हमारा फल। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, हमारा फल इंपॉर्टेंट है ना। जड़ किसी भी चीज की हो सकती है, बट इस फल का जो जड़ है वो यही है। इस फल का जो जड़ है वो यही है। जड़ तो बहुत सारी हो सकती है ना, रूट तो बहुत सारी हो सकती है। रूट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये किस चीज का होगा, सोचने वाली बात है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम यहाँ पे यूज करें, हम थोड़ी सी रीजनिंग यूज करें, तो ये कह सकते हैं कि चार अलग अलग तरह के पेड़ के जड़ों को देख के हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो फल कौन सा देगा, समझना। तो हम फल देख के हमें डिसाइड करना होगा कि अच्छा, ये इस पेड़ का है, ये जड़ इस पेड़ की है, और ये स्टेम इस पेड़ का है, मतलब इस फल का है। इस पे क्योंकि फल लगा है तभी हम बता सकते हैं कि ये जड़ ये फल देगी। जड़ देखने के बाद हम फल का पता नहीं लगा सकते, लेकिन फल देखने के बाद हम जड़ का पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये फल ये देता है, इसका मतलब इसकी जड़ ये होगी, मतलब देखने के बाद। ठीक है। तो इस सेंस में कुछ इसको ऐसा बोला जाता है कि इवेल्युएशन जो होता है, कहाँ गया, हाँ, इवेल्युएशन इवेल्युएशन जो होता है वो टेस्ट एंड मेजरमेंट का पार्ट होता है। मतलब इवेल्युएशन के अंदर जो आता है वो टेस्ट एंड मेजरमेंट आता है। क्योंकि इवेल्युएशन के अगर हमें किसी चीज का इवेल्युएशन करना है, अगर हमें किसी चीज का फल चाहिए, तो उसके लिए हमें उसमें टेस्ट और मेजरमेंट देखना होगा। समझने की कोशिश करना है इस चीज को इस तरीके से कि इसके आधार पे ये दोनों इसका पार्ट है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये दोनों है क्या, है ना। तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, है ना। थोड़ा सा इस तरह से रिलेशन निकलता है इसका, कि टेस्ट एंड मेजरमेंट जो है वो इवेल्युएशन का पार्ट है। क्योंकि इवेल्युएशन, अगर हमें किसी चीज को इवेल्युएट करना है, अगर हमें किसी चीज का फल चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस चीज का टेस्ट लेना होगा, और उसके बाद उसका मेजरमेंट लेके हमें उस चीज का मूल्यांकन करना होगा, यानी कि एनालिसिस करना होगा। और यही एनालिसिस बेसिकली क्या है, इवेल्युएशन। ठीक है। तो इवेल्युएशन के अंदर आता है टेस्ट और मेजरमेंट। क्लियर, ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं एक एक करके कि टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, फिर समझते हैं कि मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है ना। पहले टेस्ट समझ लेते हैं, फिर मेजरमेंट में चलते हैं। देखो, टेस्ट
तो अगर बात करें तो दो शब्द लेते हैं, पहला टूल और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पहला टूल और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ये कॉन्टैक्ट किस चीज का, क्या चीज है, है ना? तो टेस्ट क्या है? टेस्ट बेसिकली टूल है, ठीक है। टेस्ट क्या है? टूल है और इंस्ट्रूमेंट है, ये दो शब्द समझ लो। तो इसको टेस्ट के साथ जोड़ के चलना। देखो टेस्ट बेसिकली एक माध्यम है, एक मीन्स है। मीन, मीन यानी कि माध्यम। मीन मतलब एवरेज वाला मीन है, यहाँ पे मीन का मतलब है माध्यम, ठीक है। एक तरीका है किस चीज का? मेजर करने का, ठीक है। तो टेस्ट को आप किससे रिफ्लेक्ट करोगे? टूल से। जैसे कि हम मान के चले स्केल ले लिया हमने, तो स्केल ले लिया। स्केल बेसिकली कोई सा भी स्केल हो सकता है, चाहे वो सेंटीमीटर, मीटर या फिर लीटर, लीटर हो गया या फिर मिलीलीटर हो गया, कुछ भी हो गया स्केल, है ना? तो हर स्केल की अपनी अपनी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं एक स्केल लिया मैंने, अब स्केल में कौन कौन सी मीटर आएगी, कौन कौन सी यूनिट आएगी? तो मीटर आ सकती है, किलोमीटर आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है ना? तो ये जो स्केल था, ये जो स्केल है, इस स्केल में जो भी ये डेटा आया है, जो भी ये डेटा आया है वो किसके थ्रू आया है? उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आया है जो कि उस पर्टिकुलर स्केल का है। तो टेस्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना। टेस्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि हमें क्या देता है? हमें मेजर करने का एक तरीका प्रोवाइड कराता है। क्या स्केल टेस्ट है? नहीं, स्केल टेस्ट नहीं है। स्केल टेस्ट नहीं है। स्केल बेसिकली क्या है? स्केल बेसिकली मेजरमेंट है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो फिर टेस्ट क्या है? टेस्ट टूल है, माध्यम है, किस चीज का? मेजर करने का। क्या मेजर करना है? डिपेंड करता है कि आप किस पे काम कर रहे हैं। क्या वो क्वांटिटेटिव चीज है या फिर क्वालिटेटिव चीज है? क्वालिटेटिव का स्केल अलग होता है, क्वांटिटेटिव का स्केल अलग होता है। स्टेट्स वाले इस चीज को समझ पा रहे हैं, है ना? जब हमने मेजरमेंट ऑफ स्केल पढ़ा था तब उसमें बात करी थी स्केल के बारे में। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट की समझते हैं कि मेजरमेंट क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मीनिंग चल रही है, ठीक है, एक एक करके फिर हम अच्छी तरह समझेंगे इसको। अगर मेजरमेंट की बात की जाए, मेजरमेंट की बात की जाए कि मेजरमेंट है क्या, तो मैं बोलूंगा कि मेजरमेंट जो है अ, वो एक तरह का स्कोर है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डेटा है, एक्चुअल में डेटा है, ठीक है। स्कोर है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। स्केल है, स्केल है, और क्या लिख सकते हो? और एक टर्मिनोलॉजी और आती है इसमें, रीडिंग लिखा हुआ आता है। रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं, रीडिंग का मतलब क्या नंबर उधर शो हो रहे हैं। जैसे बिजली की, बिजली का जो मीटर लगा रहता है उसमें हम बोलते हैं ना कि रीडिंग चेक करो, रीडिंग कितनी है। तो रीडिंग बेसिकली क्या है? वो नंबर, वो यूनिट, कौन सी यूनिट है, नंबर क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन, स्कोर, डेटा, स्केल, रीडिंग, ये सब सिनोनिम शब्द है, ध्यान रखना ये चीज। कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में अगर बात करें तो। मैंने इसलिए अलग अलग नाम लिखे हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्टली नहीं पूछेगा, उसमें कीवर्ड दिया होगा और हम उसी कीवर्ड को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वो क्या था? स्केल था। तो बेसिकली क्या है मेजरमेंट? मेजरमेंट सिंपल इंफॉर्मेशन, किसके थ्रू लिया है ये इंफॉर्मेशन हमने किसके थ्रू लिया? इसका सोर्स क्या था इस मेजरमेंट का? कोई कोई बताएगा? टेस्ट सर। टेस्ट है। इसका जो इसका जो, एक सेकंड देना जरा।
हाँ ठीक है, चलो। तो ये हमारा मेजरमेंट हमें देखने को मिला, डेटा, स्कोर या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है टेस्ट एंड मीनिंग चल रही है सिर्फ, थोड़ा बेसिक समझते हुए चल रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इवेल्युएशन पे आते हैं। इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, इवेल्युएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम, ध्यान से सुनना, जहां पर हम टेस्ट और मेजरमेंट के आधार पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसको लिखना। अच्छा, लिखने से याद आया कि तुम लोग फेयर करके चलना है ना, तो जिस तरह से लिखवा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से फेयर कंटिन्यूस उसी सीक्वेंस में लिख लेना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। मेरे पास फेयर वेयर कहीं लिखा नहीं है, मैंने बहुत हौच पौच करके लिख रखा है इधर उधर इधर उधर। तो मुझे एक फेयर चाहिए, तो तुम लोग ध्यान से इसको लिख लेना, जिसका भी ठीक लगेगा मैं ले लूंगा। ठीक है, खैर। तो इवेल्युएशन प्रोसेस है, इवेल्युएशन प्रोसेस है किस चीज की प्रोसेस है? प्रोसेस किस चीज की है ये? डिसीजन मेकिंग की। किसके थ्रू? टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू लिया गया डिसीजन मेकिंग। तो इवेल्युएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप टेस्ट एंड मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप डिसीजन ले सके। ठीक है, एनालिसिस के लिए, एनालिसिस, एनालिसिस इसी का पार्ट आएगा इवेल्युएशन का, क्योंकि इवेल्युएट करने के बाद आप एनालाइज करेंगे, है ना? ठीक है, एनालाइज करेंगे कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए, क्या सही डिसीजन लेना है, क्या नहीं, डिसीजन कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना है, इसकी जब बात की जाएगी तो वो किसके अंदर की जाएगी? इवेल्युएशन के अंदर। ठीक है, तो ये तीन सर मीनिंग समझ में आए होंगे। हाँ, सर इवेल्युएशन में इंटरप्रिटेशन हो सकती है, एनालाइज तो मेजरमेंट का करते हैं ना, मेजरमेंट वाले पार्ट में होगा वो तो। क्या चीज? एनालिसिस? हाँ जी सर, हम जो हमारे पास डेटा आएगा उसी का एनालाइज करेंगे ना। इवेल्युएशन तो हमें रिजल्ट दे रहा है, मतलब इंटरप्रेट करके बता रहा है कि रिजल्ट क्या आया है डेटे का। इस तरह से भी कह सकते हो, सही बात है। सब बात तो सही है कि एनालिसिस जो है, हाँ बात तो सही कह रहे हो यार, एनालिसिस जो है। हम्म देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इवेल्युएशन, बात सही कह रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन इवेल्युएशन के अंदर हम एनालिसिस क्यों जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, या फिर किस कंडीशन में जोड़ते हैं वो उस पर बात करते हैं ना। क्योंकि कह देना इवैल्यूएशन ये भी। खुद ही कह रहा है, मतलब मुझे जो हाँ लगता है सर, क्योंकि हाँ इवैल्यूएशन खुद ही कह रहा है कि वो एक प्रोसेस है टेस्ट प्लस मेजरमेंट का, हाँ, तो एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली, चीज से हम एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं समझा रहा हूँ इस चीज के बारे में। जैसे हमने मेजरमेंट की बात करी, सवाल सही है, सवाल गलत नहीं है। देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है ना? मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट क्या देता है हमें? स्कोर देता है। मेजरमेंट स्कोर देता है, ध्यान से सुनना। मेजरमेंट इंफॉर्मेशन देता है, पर क्या उस इंफॉर्मेशन का, ध्यान से सुनना, क्या उस इंफॉर्मेशन की कोई मीनिंग होती है? यस और नो। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, यस और नो? नहीं ये सर, मत ये रॉ बोलना कि डाटा है। ये रॉ डाटा है ना? तो एग्जैक्टली ये रॉ डेटा है। अगर रॉ डेटा है ये, तो इसको रॉ डेटा के लिए अगर हमें इसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या यूज करना होगा? हमें कुछ मेथड इस्तेमाल करने होंगे जिसके थ्रू हम इस रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर सकें। करेक्ट है ना? इसी रॉ डेटा को गॉट इट सर। मीनिंगफुल डेटा को इसी रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, इसी रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बेसिकली इवेल्युएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इवेल्युएशन के अंदर अगर देखा जाए, इवेल्युएशन के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों आएगा, और उसी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के आधार पे हम उस चीज को क्या कर रहे हैं? एवेल्युएट कर रहे हैं। यानी कि एवेल्युएशन के अंदर एनालिसिस भी आएगा
और इंटरप्रिटेशन भी आएगा। ठीक है, इस आधार पे अगर अब बात की जाए, मेजरमेंट में हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं, मेजरमेंट एनालिसिस नहीं है, मेजरमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। जब बात आती है एनालिसिस की, अगर देखा जाए अगर हम थोड़ा इसको ब्रॉड लेवल पे देखें, यहाँ इन तीनों को हटा के अगर इसको हम ब्रॉड लेवल पे देखें, तो मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बीच की प्रोसेस होनी चाहिए एनालिसिस। जो कि सवाल सही किया गया था कि इवेल्युएशन बेसिकली इंटरप्रिटेशन है, हमने इवेल्युएट किया सही या गलत, ये इंटरप्रेट किया है, ये एनालिसिस नहीं किया है। समझ रहे हो ना, ये काम सही है गलत है, ये डिसीजन मेकिंग है, तो ये इंटरप्रिटेशन के आधार पे आया है और वो यहां पर हुई है। तो एनालिसिस कहाँ होगी, तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एनालिसिस मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बीच की प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए हम इसको इसके अंदर लेके चल रहे हैं। ओके, ओके सर, गॉट इट। हाँ चलो, तो ये हमारा यहाँ पर हुआ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड टेस्ट। अब देखो बात करते हैं, टेस्ट जो होता है वो हमें किस चीज का जवाब देता है, टेस्ट जो है वो हमें किस चीज का जवाब देता है, तो टेस्ट हमें जवाब देता है हाउ हाउ का जवाब देता है, हाउ विल का जवाब देता है, हाउ विल। इसको एक बार लिख लेना, मैं इसको रीचेक करके ना नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम टेस्ट एंड मेजरमेंट की लेंगे तब मैं उस पर और थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको लिख लो, मुझे इसमें कुछ समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, मेजरमेंट जवाब देता है हाउ मच का, ठीक है कितना है, डेटा का जवाब देता है हाउ मच यानी कि कितना। ठीक है, ठीक है, तो टेस्ट इसका जवाब देता है, मेजरमेंट इसका जवाब देता है। ठीक है, लिख के रखो, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं टेस्ट की, कि टेस्ट किस तरीके से क्लासिफिकेशन है टेस्ट का, टेस्ट होता क्या है समझ में आया। ठीक है, और टेस्ट के क्लासिफिकेशन क्या है जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं अगर मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर बात करूं तो, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पेडागोजी के अंदर ये सवाल काफी आता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर में, है ना, और बेसिकली देखा जाए तो ब्रॉड लेवल पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं, बट एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक होता है नॉर्म रेफरेंस रेफरेंस टेस्ट, एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता क्या है, देखो समझना। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जाम दिया किसका, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, है ना, और साइंस। ठीक है, या फिर हम कर लेते हैं हिंदी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और साइंस, है ना। तो इन चार सब्जेक्ट का हमने पेपर दिया। ठीक है, हमें मालूम है 33% से ऊपर लाने हैं तभी जाके हम क्या कंसीडर करेंगे, हमें कंसीडर किया जाएगा पास। ठीक है, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, ठीक है, पास होने का। क्लियर, एक तरीका होता है क्या, एक तरीका होता है कैसे, कि मान के चलो 100 लोग हैं पेपर दे रहे हैं और हमने बोला कि जो टॉप 6% है
उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। टॉप 6% जो है हम लोग उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका, अच्छा ये तरीके पहले देख लो इसमें है क्या, दोनों में क्या क्या चीज है। तो हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि 33 मार्क्स जिसके भी 33 से ऊपर आएंगे वो पास कंसीडर किया जाएगा। सेम यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति 6% की कैटेगरी में आएगा, टॉप 6% की कैटेगरी में, वो पास होगा। यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, टॉप 6% है कि जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसके टॉप 6% को हम लिया जाए, हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे पास, ठीक है ना, टॉप 6% को। चलो, जब भी कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जब भी कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, अच्छा इस टॉप 6% में कोई मार्क्स है क्या, कोई मार्क्स है, हमने तो टॉप 6% बोला ना, तो टॉप 6% बेसिकली पॉपुलेशन है। तो शुरू की जो टॉप की जो 6% की पॉपुलेशन आएगी हम उसी को कंसिडर करेंगे, उससे नीचे वाली चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे। सेम हमने क्या बोला, 33% से ऊपर, 33% से नीचे नहीं होगा। तो हमने बेसिकली क्या करके रखा है, हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इससे नीचे वालों को नहीं लेंगे, इतने ही लोगों को लेंगे। अब इसमें चाहे कोई भी है, ठीक है, इसमें चाहे कोई भी है, तो टॉप 6% को लेना है हमें। यहां पर क्या है, 33% को लेना है, ठीक है। इसमें किसको लेना है, टॉप 33%, मतलब इसमें पासिंग मार्क्स क्या है, 33%। तो 33% जब भी हम कोई टेस्ट लेने जाए वहां पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दें, एक क्राइटेरिया सेट कर दें कि इसके ऊपर जो जाएगा वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि आर्मी की भर्ती है, एसएसबी की भर्ती है, XYZ जितनी भर्ती होती है, हम कहते हैं कि 150 मीटर अगर हम, सॉरी 1500 मीटर शायद आर्मी की भर्ती का शायद मेरे ख्याल से होता है, तो उसमें टाइमिंग होती है कि 4.10 कुछ होता है, मुझे पता नहीं है, अज्यूम करके चलते हैं जैसे 4 मिनट 10 सेकेंड। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये सिलेक्टेड नहीं है कि कितने लड़कों को लेना है, इसमें ये इंपॉर्टेंस है कि 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर कितने लोग आ जाते हैं, है ना, कितने लोग आ जाते हैं, 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर कितने लोग आ गए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये रोल प्ले नहीं कर रहा है कि कितने लोगों को लेना है। समझना इस चीज में क्या कह रहा हूं। तो 4 मिनट 10 सेकंड हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 1500 मीटर, जो भी व्यक्ति 1500 मीटर को 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर कवर कर लेगा वो पास हो जाएगा। तो एक क्राइटेरिया सेट करा, है ना, क्राइटेरिया सेट करा। हम यहाँ पर किसी भी बंदे को आपस में कंपेयर करके नहीं देख रहे हैं कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। यहाँ पर एक पहले से ही स्टैंडर्ड सेट है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, है ना। ये कीवर्ड है यहाँ का, ध्यान रखना, किसका, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का, कि पहले से ही एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि इसके बाहर जो भी जाएगा उसको हमें लेना है, इसके अंदर जो भी आएगा उसे हमें बाहर करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। हाँ, नेट और वही नेट और जेआरएफ का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, नेट और जेआरएफ का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कि जेआरएफ क्या है, जेआरएफ बेसिकली 6% वाला है, तो वहां पे हम कंपेयर करके देख रहे हैं जिसने भी नेट क्लियर किया है। अब उस नेट क्लियर करने के बाद जो बंदा 6% की कैटेगरी में आएगा, टॉप 6% की कैटेगरी में, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या चलता है, कंपैरिजन चलता है, ध्यान रखना, क्या चलता है, कंपैरिजन चलता है। ये गेट लगा ले, एक वो आ रहा है कीड़े वगैरह। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या चलता है, कंपैरिजन चलता है, ठीक है ना, कंपैरिजन चलता है। कंपैरिजन किसके बीच में, लोगों के बीच में, यानी कि जो रेस होती है, जितनी भी रेस होती है ना, जो भी मैच होता है, जो भी रेस होती है, जो भी टूर्नामेंट होता है, जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, यहाँ पे ये कोई भी सेट नहीं है कि किसके नंबर सबसे ज्यादा आने वाले हैं, मतलब किसके नंबर इससे ऊपर आने वाले हैं।
यहाँ पे कोई भी चीज सेट नहीं है, प्री डिटरमाइन कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम पॉपुलेशन से कंपेयर करके देख रहे हैं कि पॉपुलेशन से कंपेयर करके अगर देखा जाए, जैसे कि शर्मा जी का लड़का है ना शर्मा जी का लड़का, ये देखो शर्मा जी के लड़के ने क्या किया, है ना। तो वहां पे जब कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो कैसा टेस्ट है, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। ठीक है। तो जैसे कि जो जेआरएफ का जो अभी बात करी, है ना, जैसे नेट का है, तो नेट का जो कट ऑफ है, नेट का जो कट ऑफ निकल कर आता है वो क्या है, वो एक तरीके का कह सकते हो कि स्टैंडर्ड सेट है। पर जीआरएफ सिर्फ 6% को मिलता है जो टॉप में रहते हैं, यानी कि कंपैरिजन में। ठीक है। या फिर आप 6% को कैटेगरी में यूज कर सकते हो, कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे कैटेगरी ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमने टॉप 6% की कैटेगरी में रखा है, उसमें चाहे कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो टॉप 6 में जो भी आएगा 6% के अंदर, उनको जेआरएफ मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, पहले से ही वो लेवल सेट करके रखते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि टॉप 10 लोगों को मिलेगा, टॉप 20 लोगों को मिलेगा, 6% को मिलेगा। अब 6% में पॉपुलेशन पहले से ही डिसाइडेड नहीं है। क्यों नहीं डिसाइडेड है? हो सकता है 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा हो सकता है 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो 20,000 का 6% निकलेगा, फिर 10,000 का 6% निकलेगा। हो सकता है 500 लोगों ने 600 लोगों ने भरा हो, तो 6% उसका निकलेगा। तो यहां पर एक क्राइटेरिया सेट है, पॉपुलेशन सेट नहीं है। ठीक है। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम पॉपुलेशन के आधार पे देखेंगे कि क्या कहते हैं, जिसने सबसे बेहतर किया होगा उसका सिलेक्शन होगा, या फिर दो लोगों में कंपैरिजन करके बात करें। तो जैसे स्टेट्स में हम बात कर रहे हैं ना रिलेटिव वैल्यू, तो रिलेटिव वैल्यू वाली बात चल रही है। ठीक है, समझ में आया ना, बात समझ में आ रही है? नॉर्म समझ में नहीं आया? नॉर्म्स का सिंपल मतलब है कंपेयर करना। इसका कीवर्ड लिखो, कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है। जब मैं ये बोलूं कि कोमल बेहतर है मुझसे, कोमल बेहतर है मुझसे, तो ये किस तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं? ये हम रिलेटिव मैनर में टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मुझसे बेहतर है। ठीक है। या फिर कोमल जो है मुझसे नीचे है, तो यहाँ पर रिलेटिव मैनर में हम टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझसे बेहतर या मुझसे अच्छे, वो डिपेंड किसी नंबर पे नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मेरे स्कोर पे। कोई पहले से स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट करके नहीं रखा, यानी कि कोई पहले से नंबर सेट नहीं करके रखा। मैंने ये नहीं बोला कि कोमल के 50 नंबर से ऊपर आएंगे तभी वो अच्छी होगी, या फिर नीचे आएंगे तभी अच्छी होगी। ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया मैंने बोला अगर मुझसे अच्छा किया है तो अच्छा है, मुझसे अच्छा नहीं किया तो अच्छा नहीं है। तो अगर मेरे 45 आ रहे हैं और इस कंडीशन में कोमल के 48 है, तो कोमल ने परफॉर्म बेटर किया है। लेकिन अगर हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया तो 50, क्या अब कोमल का परफॉर्मेंस अच्छा है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया सेट है 50, पहले से ही सेट है, यहाँ पर मेरा कोई भी रोल नहीं है। पर इन केस अगर मेरा रोल होता तो मेरे कंपैरिजन में आता, तो मेरे कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो जब हम रिलेटिव मैनर में बात करते हैं तो वो कैसा टेस्ट होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कैसा होता है? जब हम कोई पहले से ही स्टैंडर्ड सेट करके चल रहे हो। ठीक है, तो हम पहले से ही स्टैंडर्ड सेट करके चल रहे हो। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? यार आज बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे को। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टेक्सोनॉमी आएगी आने वाले क्लासेस में, जिसे हम बोलते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। उसके अंदर ना ये वाला जो हमारा सवाल है ना कि एनालिसिस और इवैल्यूएशन पहले आएगा, तो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनो सर होगा इसका किसी किसी ने। एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऐसे, जैसे मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है नहीं है। जैसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में तो ये हो जाएगा, जो एडमिट कार्ड के नीचे जो लिखा हुआ आता है ना सब कुछ,
कि अगर आप जैसे कह सकते हैं ना कि आईडी नहीं लाओगे तो आपको एंटर नहीं करने देंगे, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये क्राइटेरिया या है, ये क्राइटेरिया है। सर क्राइटेरिया तो वो होगा ना जो एज क्वालिफिकेशन वाला होता है, एज वाला होता है कि नहीं 18 नहीं से। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप अच्छा, जो एडमिट कार्ड के नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या किसी कंपैरिजन में बात कर रहा है क्या, कि अगर ये दो ले आएगा या फिर मैं एक ले आऊंगा तो दो लाने वाला एलिजिबल है? जो नीचे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के नीचे, वो क्या सिर्फ मेरे लिए है या सबके लिए है? ध्यान से सुनना। सबके लिए, किसके लिए है वो? सबके लिए। सबके लिए। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है वो। जब हम सबके लिए एक ही लेवल पे हो, देखो समझो बात को, इस चीज को, जब हमारा टेस्ट हो रहा हो और हमारे टेस्ट का जो मापन है, यानी कि जो भी मेजरमेंट है, उसे हमने एक लाइन खींच के दे दिया ऐसे, कि इस लाइन के ऊपर आने वाली पॉपुलेशन सिलेक्टेड है और इस लाइन के नीचे आने वाली पॉपुलेशन सिलेक्ट नहीं है, तो ये सभी के लिए है, किसी दो तीन लोगों के लिए नहीं है, या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है। जब हम पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, कि सारी पॉपुलेशन के लिए यही चीज है, 33 नंबर का क्राइटेरिया क्या सिर्फ 10th वालों के लिए है या फिर 12th वालों के लिए? सभी के लिए सर। सभी के लिए। तो जब हम सभी को एक लेवल पे ले आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कर देना, जो कि हम बात कर रहे थे स्टैट्स में। खैर यहाँ पे भी वह शब्द इस्तेमाल हो ही होगा, क्योंकि टेस्ट एंड मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, क्योंकि डेटा कहाँ से लाओगे, बिना टेस्ट एंड मेजरमेंट के डेटा तो ले नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो सबको एक तराजू में बराबर तौल के रखना, सबके लिए तराजू सेम कर देना, ही बेसिकली क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। पर बात आती है क्या, कि ये ज्यादा है ये कम है, तो ये कैसे हम बताते हैं? जब ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, हम इसको कैसे मेजर करते हैं? तराजू में हम दो चीज मेजर करते हैं ना, 1 किलो यहाँ पर है, यहाँ पे आधा किलो है, तो हम कैसे मेजर करते हैं इसको? या तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इससे ऊपर जाएगा तो हम इसको ले लेंगे, या फिर इससे नीचे आएगा तो हम इसको ले लेंगे, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। ठीक है, लेकिन मान के चलो इन केस तुमने देखा होगा कि दुकान वाले, जब पहले की बात हुआ करती थी, तो दुकान वालों के पास कोई एक अच्छा टूल नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, वो पत्थर को एक बार ऐसे रख देते, वेट का इस्तेमाल पत्थर की जगह करते थे। तो पत्थर को वो किलो में नाप लेते थे कि अच्छा ये 1 किलो का पत्थर है, तो उसको रख दिया। अब हमने क्या देखा कि कोई भी चीज अगर इससे ज्यादा होगी तो वो 1 किलो की होगी, और कोई भी चीज इससे कम होगी तो वो 1 किलो से कम होगी। करेक्ट? तो इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं ना हम, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है वो इसके कंपैरिजन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर मान के चलो ये नीचे हो गया, तो वो अगर मान के चलो वो 1 किलो का पत्थर अगर कभी 1 किलो का था ही नहीं, वो 900 ग्राम का था, फिर सोच के देखो। जब भी हम रिलेटिव टर्म में बात करें ना, किसी के कंपैरिजन में, तो वो हो जाएगा क्या, नॉर्म रेफरेंस। लेकिन जब बात करेंगे किसी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में, स्टैंडर्ड का मतलब होता है सबके लिए समान, सबके लिए एक तराजू। ठीक है, क्लियर है? सर हाँ। सर जो नॉर्म्स होते हैं वो पहले से सेट किए गए स्टैंडर्ड ही होते हैं ना। जैसे हमने अपना मेडिकल का हाँ। टेस्ट, जैसे सर हम मेडिकल का टेस्ट लेते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट जो है 72 है, तो ये एक पहले से नॉर्म है। अगर हम किसी और पर्सन का लेते हैं 72 से अगर अबव हुआ, तो हम बोलेंगे कि उसको मतलब उसका बीपी हाई है, अदरवाइज लो है। तो ये नॉर्म्स में है, क्योंकि ये पहले से सेट किए गए जो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज लाइक ऐसा है सर। हाँ। आ, देखो, सही है सही है, जो बोला बिल्कुल सही बोला, कुछ कुछ गलत नहीं है उसमें, सब बिल्कुल सही है। सिर्फ समझने का अंतर था क्या, ये जो नॉर्म्स की बात कर रहे हो, इस नॉर्म्स का मतलब होता है एक तरह का स्टैंडर्ड रूल। स्टैंडर्ड रूल, हम जो नॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसका मीनिंग यहाँ पर अलग है। जैसे कि ये वही बात है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ ना, कि एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो नॉर्म्स का यहां मतलब अलग है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, पूरा पढ़ो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है
किसी किसके के रिलेशन respect में, में? किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम किसी के रिस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं ना। हमने नॉर्म्स कैसे डिसाइड किए, जो बात करो ना रूल की, कि हमने ये क्या कहते हैं बीपी का जो हमने डेटा लिया, जैसे कि 120 होता है, ऐसा कुछ भी, जो भी अभी एग्जांपल लिया, तो ये बेसिकली क्या है, ये क्राइटेरिया है, ये स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। ये नॉर्म्स कह सकते हो इनको आप, ऐसी बात नहीं है कि नॉर्म्स नहीं कह सकते हो, पर नॉर्म्स यहाँ पर, नॉर्म्स है बेसिकली, नॉर्म्स यहाँ पर एक ऐसा रूल है जो हर एक के लिए बराबर है। कहते हैं ना सबके लिए नॉर्म्स बराबर है, ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, सबके लिए नॉर्म्स बराबर है। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा कर दोगे तुम्हारे लिए चेंज हो जाएंगे, नॉर्म सबके लिए इक्वल है। तो बेसिकली क्या है, वो नॉर्म्स स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, तो नॉर्म्स किसके बेसिस पे बन रहे हैं यहाँ पे नॉर्म्स बन रहे हैं किसी सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में। अगर सेकंड पर्सन में ऊपर नीचे होगा तो नॉर्म्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो आप नॉर्म्स की बात कर रहे हो वो बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यूज है सारी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्म्स, सिर्फ नॉर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, किया यहाँ पे बात किया गया है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट का। यानी कि नॉर्म्स जो चेंज हो रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि रूल जो चेंज होते जा रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होते जा रहे हैं। अगर वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो इसकी वैल्यू की भी इसकी भी जो वैल्यू होगी वो भी ऊपर नीचे होगी। करेक्ट? ठीक है, समझ में आया? नहीं सर, Yes, उलझ sir. गए हैं दोनों। दोनों उलझ गए हैं, अच्छा। ठीक है। देखो नॉर्म्स जो है वो अपने आप में रूल है, इसको ऐसे समझना, नॉर्म्स जो है वो अपने आप में एक रूल है। और नॉर्म्स जो होते हैं, नॉर्म्स अगर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉर्म्स का, तो नॉर्म्स अपने आप में स्टैंडर्ड होते हैं, ध्यान रखना। तो शब्द मतलब अब ये कहने का है, अब यहाँ से कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि अगर ये स्टैंडर्ड है तो फिर हमने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोला, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को स्टैंडर्ड क्यों बोला, सवाल ये आता है। डाउट यहाँ पे ये क्लियर निकल कर आता है। हमने बोला कि नॉर्म्स स्टैंडर्ड है, अगर चीज स्टैंडर्ड है तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आएगा। तो उसको हमने फिर ये क्यों नहीं बोल दिया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि ये भी आगे यहीं पे। अगर हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर अगर हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोल दें तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में हमारे नॉर्म्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। पर यहाँ पर क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया गया है, क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया है कि हम एक स्टैंडर्ड लेके चले, हम एक ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। जब बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, तो नॉर्म्स यहाँ भी है, ध्यान से सुनना, नॉर्म्स यहाँ भी है, बट यहाँ पर जो नॉर्म्स है वो कैसे हैं, स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर जो नॉर्म्स है वो कैसे हैं, वो स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो किसी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, रिलेटिव टर्म में बात किया जा रहा है, रिलेटिव टर्म में बात किया जा रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पर नॉर्म्स वो नॉर्म्स नहीं है जो सोच रहे हो, मेरा कहना ये है, जो नॉर्म्स सोच रहे हो ना वो ये नॉर्म्स नहीं है, ये नॉर्म्स दूसरा है। ये नॉर्म्स स्टैंडर्ड नहीं है, चेंज होता जा रहा है, ऊपर नीचे होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि किसी सेकंड पर्सन की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया मेरा और कोमल का, तो कोमल के 48 थे, मेरे 45 थे, तो कोमल का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये क्या हुआ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अच्छा, कैसे ये 45 क्या बन गया, ये 45 मेरा नॉर्म बन गया, नॉर्म्स बन गए ये मेरे 45 क्या बन गया, नॉर्म्स। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में मना है ये नॉर्म्स, मेरे रिस्पेक्ट में मना है। ऐसा तो नहीं है कि 45 सबके लिए कॉमन है, ध्यान से सुनना, क्या 45 सबके लिए कॉमन है, बताओ? नहीं। नहीं है ना, 45 सबके लिए कॉमन नहीं है। क्या हर कोई मेरे से ऊपर नंबर लाएगा तभी अच्छा होगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। या कोई भी मेरे से कम नंबर लाएगा तो ही वो बेकार है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये चीज करनी पड़ती है, कंपेयर करना पड़ता है। हम कैसे निकालेंगे कि टॉप कौन है और लो स्कोरर कौन है, हाई स्कोरर कौन है, कैसे निकालेंगे? तो वहां पे हमें रैंक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा।
समझ रहे हो ना? तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बेसिकली रिलेटिव टर्म्स की बात करता है, और वहां पे जो नॉर्म्स का मतलब होता है वो नॉर्म्स फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी जिसकी आप बात कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? आ गया सर अच्छे से कॉम्प्लेक्स तो नहीं समझ। है ना? है ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्म्स फिक्स नॉर्म्स नहीं है, यहाँ पे नॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, वो नॉर्म्स नहीं है, इसलिए उनको नॉर्म्स नहीं बोल सकते। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कोई नॉर्म्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर सिर्फ नॉर्म्स लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड है, हर एक के लिए सिमिलर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल नॉर्म्स लिखना ठीक नहीं होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट का देखा, तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट किसे बोलेंगे, मतलब एक अच्छा टेस्ट किसे बोलेंगे, टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे हम उसे बोले कि वे अच्छा टेस्ट है। ठीक है ना? तो एक निमोनिक है, मतलब एक वो है, निमोनिक बोलते हैं, हाँ निमोनिक बोलते हैं, ये सुना हो शायद, प्रोबेबल टेस्ट, है ना? प्रोबेबल टेस्ट। पी से होता है प्रिसिजन, आर से होता है रिलायबल, ओ से होता है ऑब्जेक्टिव, इसकी सबकी बात करेंगे एक एक करके, सब समझेंगे। बी से होता है वैलिड, सी से होता है एक्यूरेट, डी से होता है बाउंड टू, लिख लो, बात करेंगे इस पे। एल से होता है लीड टू, ई से होता है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज टेस्ट की, अच्छा कौन सा टेस्ट अच्छा है कैसे पता लगेगा? तो अगर किसी भी टेस्ट के अंदर किसी भी टूल में, कैसे बोलेंगे कि ये टूल अच्छा है, कैसे बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है? तो किसी टूल और इंस्ट्रूमेंट को अगर जांचना है कि वो ठीक है कि नहीं है, तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसका स्कोर प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब होता है कि उसके अंदर एरर कम हो। ठीक है ना? प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एरर कम से कम हो, एरर कम से कम हो। किस तरह के एरर आ सकते हैं बात कर लेंगे। रिलायबल यानी कि कंसिस्टेंट हो, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि समय अभी कम बचा है तो पढ़ रहे हैं। रिलायबल यानी कि कंसिस्टेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, यही एक तरह से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का एक तरीका है समझने का, इसका मतलब समझो कि ये स्टैंडर्ड है। हम किसी चीज को स्टैंडर्ड कब बोलते हैं? जब वो सबके लिए समान हो, है ना? यानी कि कहीं भी हम ले जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, किसी भी कंडीशन में ले जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, है ना? अरे यार वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो रिलायबल होनी चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो कहीं भी ले जाए वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसी भी कंडीशन में ले जाए चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अभी मैंने बात करी ना, रिलायबल क्या है? एक्यूरेसी तो है, तो वो भी तो एक्यूरेसी दे रहा है, ये भी एक्यूरेसी दे रहा है ना? तो स्टैंडर्ड, ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ समझेंगे नेक्स्ट में, टेंशन ना लेना। वैलिड यानी कि सही दे, रिजल्ट एक्यूरेट वो दे, वैलिड रिजल्ट दे। वैलिड का मतलब होता है जहां पे गलती ना हो। ठीक है ना? इस पे बात करेंगे। एक्यूरेट का मतलब क्या है? सेम, रिलायबल और एक्यूरेट। रिलायबल थोड़ा सा बड़ा टर्म है, एक्यूरेसी सिर्फ एक चीज पे बात करती है। रिलायबल और एक्यूरेसी में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं लेकिन बारीक, थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। बाउंड टू लीड टू एक्सपर्टीज यानी कि जो एक्सपर्ट है उससे जुड़ा हो वही लीड करे। बाउंड टू लीड टू एक्सपर्टीज का मतलब भी ये है, तीनों एक ही पूरा शब्द है, लेकिन ये एक निमोनिक बनाने के लिए इसको जोड़ के रखा है। बाउंड टू लीड टू एक्सपर्टीज, है ना? बाउंड टू यानी कि एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ हो, एक्सपर्ट के द्वारा हो। ठीक है ना? टेस्ट एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ, एक्सपर्ट के द्वारा हो टेस्ट। ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए किसी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम इनको सबको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ये चारों को, पांचों को, एक दो तीन चार पांच, सही एग्जाम्पल की तरफ। अभी टाइम देखें कितना हुआ उसके हिसाब से फिर। रिलायबल की बात करना, रिलायबल और वैलिड की, का समय तो है शायद हो जाए। रिलायबल और वैलिड की बात कर लेते हैं। देखो देखो प्रिसीजन तो सिंपल है, एरर जहां पे कम हो, मिनिमम से मिनिमम। प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल जहां पे कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है।
शब्द समझो, रिलायबल क्या है, रिलायबल क्या है और वैलिड क्या है ना, या फिर वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी, जो भी है, वैलिडिटी लिख दिया मैंने, वैलिड या फिर रिलायबल जो भी है। तो रिलायबल और वैलिड में अंतर क्या होता है? देखो, रिलायबल का मतलब होता है कोई चीज, कोई एक टूल है, कोई भी एक टूल है, वो एक ही स्कोर को बार बार दी जा रही है, या फिर एक ही वैल्यू को बार बार शो कर रही है किसी भी अलग अलग सिचुएशन के अंदर, कैसे भी। ठीक है ना? एक्यूरेसी पे हम बाद में आएंगे, रिलायबल समझो भी पहले। तो रिलायबल क्या है कि कोई भी अगर वैल्यू आ रही है और उस पर हम कितनी बार भी उसका टेस्ट लें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर वेइंग मशीन की बात करते हैं, वेइंग मशीन की। स्पेलिंग वेट मशीन की, अरे यार क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं मैं भूल गया। वेइंग, WAINGH। ए यार मैं स्पेलिंग भूल गया वेइंग की मैं वेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेइंग मशीन होता है, वेट नहीं होता ठीक है। अच्छा, वेइंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मान के चलना ये एक मशीन है और ये दूसरी मशीन है। इस मशीन पे चढ़ने के बाद मेरा वेट दिखा रहा है 75 kg, जो कि सच में है और इस वेट पे चढ़ने के बाद मेरा दिखा रहा है 80 kg। ठीक है, यहाँ पे मशीन पे मैं चढ़ा 70 kg, 75 kg, और यहाँ पे चढ़ा मैं 80 kg। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं फिर से उतरूंगा और फिर चढ़ूंगा, फिर ये 75 दिखाएगा, फिर उतरूंगा, फिर चढ़ूंगा, फिर से 75 दिखाएगा। तो बार बार उतरने चढ़ने से अगर मेरी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो इस कंडीशन में ये चीज रिलायबल नहीं है। पहली बात तो ये समझना, रिलायबल का मतलब ये होता है कि बार बार, हर बार जो वैल्यू है वो सेम आए टेस्ट लेने के बाद भी। चाहे वो कोई सा भी टेस्ट लूं, चाहे मैं हाइट का टेस्ट लूं, चाहे मैं सर्कमफेरेंस का टेस्ट लूं, चाहे मैं एरोबिक फिटनेस का टेस्ट लूं, जो भी, ठीक है, आए, वहां पर मेरा जो वैल्यू होनी चाहिए वो फ्लक्चुएट नहीं करे। इसलिए बोला कि था कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, कंसिस्टेंट। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है, बार बार लगातार वही चीज आ रही है ना। ठीक है, कंसिस्टेंसी है यहाँ पर, तो एक शब्द लिख लेना, कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या लिखोगे? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी दे रहा है, बार बार कंटिन्यूस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ से उतरा मैं, यहाँ चढ़ा, यहाँ पे 80 kg। ठीक है, यहाँ से उतर के यहाँ चढ़ा 80 kg, और फिर यहाँ से उतर के यहाँ चढ़ा, यहाँ भी 80 kg। क्या बात है? अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि एक मशीन पे जाने के बाद मेरा 80 हो जाएगा, दूसरे मशीन पे जाने के बाद 75 हो जाएगा? ये पॉसिबल है? मेरा वेट अलग मशीन पे जाने के बाद मेरा वेट चेंज होगा? पॉसिबल है, हाँ या ना? सर डिपेंड करता है मशीन कहाँ पे है, अगर पहाड़ पे होगी तो हो जाएगा। अच्छा, दोनों को एक ही कंडीशन में रखा मैंने, चलो पहाड़ तब पे, अगर एरर चलो नहीं ठीक है। होंगे तो, सर अगर एरर हाँ, नहीं क्या? हुए तो सेम आएगा, अगर एरर होंगे मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा? लेकिन मेरा, मैं ये जो कह रहा हूँ वो समझना कि सही है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यही है कि इन दोनों में से कोई एक एरर दे रहा है। ठीक है, मेरा सवाल यही था कि यहां से जाने के बाद मेरा 80 kg दिखा रहा है और यहां से दोबारा आने के बाद 75 kg दिखा रहा है, तो बार बार ये चीज होती जा रही है, होती जा रही है। मेरा वेट जो है या तो 75 होगा या 80 होगा, करेक्ट? ऐसा तो नहीं होगा कि एक सेकंड के अंदर मेरा वेट चेंज होता जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है कैसे भी। इसका मतलब या तो इन दोनों में से कोई एक सही है, एक गलत है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये सही है, ये गलत है ना? मेरा वेट कम है, 80 नहीं है ठीक है, तो 75 जो है वो मेरा वेट है, ये मेरा गलत स्कोर दे रहा है। पर ये बताओ कि हर बार चढ़ने के बाद भी मेरा वेट 80 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ या ना? यस सर, तो ये आ रिलायबल रहा है था। मीन्स। ये रिलायबल है, ये रिलायबल होता है, और ये भी रिलायबल होता है। पर इनमें से वैलिड कौन है, इनमें से सही कौन है? इनमें से है ये सही, ये वैलिड नहीं है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि ऐसा टूल
जो वही रीडिंग दे जो एक्चुअल रीडिंग है ना। जिस चीज को मेजर करे वो उसी चीज को मेजर करना चाहिए, है ना। व्हाट इट मेजर्स इट सपोज टू मेजर, ऐसा करके एक स्टेटमेंट आता है ना। जो ये मेजर करता है वही ये मेजर करे। इसका मायने यही होते हैं कि वैलिड का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी किसी तरीके की कोई गलती ना हो, ठीक है ना। यानी कि वो जिस चीज के लिए बना है वही चीज मेजर करे। ये दोनों वेट को ही मेजर कर रहे हैं, दोनों वेइंग मशीन ही है, पर ये वो मेजर नहीं कर रहा है जो एक्चुअल में इसको करना चाहिए। इसको कितना करना चाहिए था 75, लेकिन कर कितना रहा है 80। इसका मतलब रिलायबल दोनों हो सकते हैं पर वैलिड नहीं हो सकता। इससे एक स्टेटमेंट पता चलती है कि जो चीज रिलायबल है जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, पर जो चीज वैलिड है वो रिलायबल भी है। तुम्हारे सामने अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ये रिलायबल भी है, ये वैलिड भी है। ये रिलायबल है पर वैलिड नहीं है। तो जो चीज वैलिड है वो रिलायबल तो है, लेकिन जो चीज वैलिड नहीं है वो रिलायबल नहीं है। जो चीज रिलायबल है वो वैलिड भी हो सकती है, जो चीज रिलायबल वो इनवैलिड भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट एक लिख लेना। वैलिडिटी समझ में आई? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यहां तक क्लियर है? चलो।